नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने इस वक्त मैं हूं सपना सिंह। मेरे साथ आप देख रहे हैं पुणे और देश दुनिया की सारी खबरें। पुणे शहर में कोरोना के केवल 19% मरीज सक्रिय रूप से प्रभावित। 17 अगस्त तक शहर में केवल 19.30% कोरोना सक्रिय थे। करीब 78.32% लोगों ने कोरोना पर काबू पाया है। अब तक संक्रमित लोगों में से लगभग 2.38% लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है, जिनमें से लगभग 85% की आयु 50 वर्ष से अधिक है। नतीजन नगर निगम अब वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए घर घर जा रहा है। जुलाई के बाद वृद्धि बढ़ी थी। हालांकि जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रभावित लोगों की संख्या में कमी आने लगी और पीड़ितों की कुल संख्या की तुलना में सक्रिय पीड़ितों की संख्या पहली बार घटकर 19.30% पर आ गई है। लगभग 1785 लोग कोरोना से मारे गए हैं, जिनमें से कई शहर से बाहर हैं। इस साल के गणेश उत्सव से पुलिस पर कम होगा तनाव। लगातार 4 महीने में सुरक्षा में लगी पुलिस पर इस साल के गणेश उत्सव में ढील दी जाएगी। क्योंकि शहर के अधिकांश मंडलियों ने इस वर्ष त्योहार के राज्याभिषेक के कारण त्योहारों को बहुत ही सरल तरीके से मनाने का फैसला किया है, इसलिए पुलिस को हर साल की तरह इस साल के त्योहार के दौरान अतिरिक्त पुलिस एस्कॉर्ट की तैनाती नहीं करनी होगी। पुलिस द्वारा हर साल व्यवस्था की जाती है। त्योहार के दौरान शहर में लगभग 10,000 से 12,000 पुलिस कर्मचारी तैनात है। विसर्जन जुलूस के दूसरे दिन तक शहर की सुरक्षा बनाए रखी जाती है। इस साल त्योहार पूरे जोरों पर है, इसलिए प्रतिष्ठित हलकों सहित शहर के सभी मंडलियों ने त्योहारों को बहुत ही सरलता से मनाने का फैसला किया है। राज्य से ही नहीं बल्कि पूरे देश से भक्तगण पुणे में गणेश उत्सव पर्व की नियमित रूप से यात्रा करते हैं, जिसकी एक गौरवशाली परंपरा है। त्योहार के दौरान भीड़ को ध्यान में रखते हुए शहर के केंद्र में एक बड़ी टुकड़ी तैनात की जानी चाहिए। हर साल त्योहार के दौरान सुरक्षा के लिए राज्य रिजर्व पुलिस की एक टुकड़ी तैनात की जाती है। भीड़ पर नजर रखने के लिए चौराहे पर टावर लगाए गए हैं। इस साल त्योहार सीजन के दौरान देश के अन्य हिस्सों में भीड़ कम होने की संभावना है। पुजारियों की जनता से अपील, भीड़ से बचकर मनाया जाए गणेश उत्सव। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए गणेश उत्सव की भीड़ से बचने के लिए गणेश उत्सव सरलता से मनाया जाना चाहिए और गणराया की कृपा अर्जित की जानी चाहिए। पुजारी वर्ग के प्रतिनिधियों ने अपील की है। उन्होंने यह अपेक्षा व्यक्त की है कि इस वर्ष की अभूतपूर्व स्थिति में त्योहारों को बिना किसी धार्मिक बाधा के पारंपरिक तरीके से मनाया जाना चाहिए। माधव केलकर, वेद मूर्ति मंदिर खलदारकर ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अपील की है। उन्होंने मूर्ति के आकार, मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी, मूर्ति विसर्जन का स्थान और गणेश उत्सव के अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया है। इस वर्ष का गणेश उत्सव एक विशेष स्थिति में आया है। परिस्थितियां ज्ञान और वास्तविकता की भावना की ओर ले जाती है। पिछले 3-4 महीनों में शादी समारोह जिसमें 500,000 लोगों को आमंत्रित किया जाता था, 50 रिश्तेदारों के बीच से गुजरा है। 20 लोगों को अंतिम संस्कार करना पड़ा, जो गांव के भोजन के बिना नहीं किया जा सकता था। लेकिन यह ध्यान में लाया कि वास्तव में क्या आवश्यक था और क्या असाधारण या दिखावटी था। इसलिए पुजारियों ने नागरिकों से यह सोचने की अपील की है कि गणेश उत्सव को किसी भी तरह से धार्मिक रूप से बाधित नहीं किया जाना चाहिए और त्योहारों को पारंपरिक तरीके से मनाया जाना चाहिए। उम्र 38 दिन और वेंटिलेटर पर 35 दिन तक चला इस नन्हे से बच्चे का संघर्ष। हम मौत को दरवाजे से वापस लाने की कई कहानियां सुनते और पढ़ते हैं। इसी तरह एक बच्चे की मौत के साथ संघर्ष 35 दिनों तक चल रहा था। वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन की हर सांस तेज थी, लेकिन अंत में वह जीत गया। यह युद्ध जीतने वाला योद्धा सिर्फ 38 दिनों का है। यह उसकी विशेषता है। हड़पसर में एक निजी अस्पताल में प्रसव के लिए आई एक महिला ने 22 जुलाई को एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। हालांकि बच्चे को सांस लेने में कठिनाई होने लगी और उसे तुरंत भारतीय विश्वविद्यालय अस्पताल के NICU में
भर्ती कराया गया। जांच में पता चला कि बच्ची कोरोना से संक्रमित थी। उसी समय मां की भी जांच की गई और उसके शरीर में SARS-2 एंटीबॉडी पाया गया। नतीजन मां यह जानकर हैरान रह गई कि उसके बच्चे की मौत हो गई थी। सर्फेक्टेट नामक दवा की 2 खुराक फेफड़ों को दी गई, फिर भी बच्चे को 100% ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। इसलिए इसे एक विशेष प्रकार के वेंटिलेटर पर रखा गया था, जिसे उच्च आवृत्ति वेंटिलेटर कहा जाता है। उन्होंने इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन नामक विशेष चिकित्सा भी दी, तो इससे प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद मिली। बीमारी की गंभीरता के कारण और माता पिता के साथ विस्तृत चर्चा के बाद बच्चे को 5 दिनों के लिए उच्च खुराक स्टेरॉइड दिया गया। उसके बाद बच्चे की स्थिति में सुधार होने लगा। रेलवे का बयान, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए महंगे किए प्लेटफॉर्म टिकट। कोरोना महामारी के बीच महंगे प्लेटफॉर्म टिकट बेचने के आरोप में घिरे रेलवे ने सफाई दी है। रेलवे ने कहा कि स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसलिए महंगा प्लेटफॉर्म टिकट बेचा जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पुणे में बेचे जा रहे प्लेटफॉर्म टिकट की फोटो के साथ ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस सरकार ने जो प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए का था, वो भाजपा सरकार में 50 रुपए का हो गया है। रेलवे के प्रवक्ता ने जवाब दिया, इसमें कुछ नया नहीं है। रेलवे ने इस तरह से महामारी में भीड़-भाड़ नियंत्रित कर रहा है। पुणे में जो 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट बिक रहा है, उसका मकसद गैर जरूरी लोगों को स्टेशन परिसर में घूमने से रोकना है। मानव कोशिकाओं में कोरोना के संक्रमण को रोक सकती हैं ये 2 दवाएं। कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। चीन से निकली इस खतरनाक बीमारी ने 22 करोड़ से अधिक लोगों को संक्रमित कर दिया है और 7 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के इलाज के लिए कई वैक्सीन का ट्रायल जारी है। इस बीच एक नए अध्ययन में पाया गया है कि 2 मौजूदा वैक्सीन वैक्यूओलिन-1 और एपिलीमोड कोविड-19 के लिए जिम्मेदार सार्स कोविड-19 मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने से रोकती हैं। जर्नल PNAS में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक इन दवाओं को वर्षों पहले मूल रूप से विकसित किया गया था। आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों दवाएं एक बड़े एंजाइम PIK5 काइजेन निशाना बनाती हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि अध्ययन से पहले कोविड-19 संक्रमण से इस एंजाइम को भूमिका के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उन्होंने कहा कि परीक्षण के दौरान इस प्रक्रिया को दोहराने की जरूरत है, जो संकेत देता है कि कोविड-19 के इलाज में यह संभावित पद्धति से हो सकती है। स्वदेशी टीके के तीसरे चरण का परीक्षण आज से होगा शुरू। देश में तेजी से पांव पसारते कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए काम भी तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्थित साफ करते हुए कहा था कि देश में 3 वैक्सीन पर काम हो रहा है। वहीं इसे लेकर मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने देश में कोरोना वैक्सीन की स्थिति को लेकर जानकारियां दी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि देश में कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम हो रहा है, जो अलग अलग चरणों में है। इसमें से एक वैक्सीन बुधवार को ट्रायल के तीसरे चरण में पहुंच जाएगी, जबकि अभी अन्य 2 वैक्सीन पहले और दूसरे चरण में है। हालांकि उन्होंने इसका नाम नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैक्सीन की सप्लाई चेन भी शुरू होगी। हालांकि यह नहीं बताया गया है कि वैक्सीन कब तक बनकर तैयार होगी। वैक्सीन की सफलता को लेकर भी कोई निश्चित दावा नहीं किया गया है। राजेश भूषण ने कहा कि जुलाई महीने के पहले सप्ताह में लगभग 2,30,000 औसत परीक्षण देश भर में होते थे। अब ये संख्या बढ़कर 8,08,000 औसत परीक्षण प्रति सप्ताह हो गई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से मृत्यु दर भी 2% से नीचे गिरकर 1.92% पर आ गई है। ICMR का कहना, अगले 5 सालों में कैंसर मरीजों की संख्या में 12% की बढ़ोतरी। देश में कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगले 5 साल में कैंसर के मामलों में 5% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ICMR और राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट यह बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल भारत में कैंसर के मामले 13.9 लाख रहने की अनुमान है, जो 2025 तक 15.7 लाख तक पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साल 2020 में तंबाकू से होने वाले कैंसर रोग
कुल मामलों के 27.1% हो सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में लोगों में ज्यादा मामले देखे जा सकते हैं। ICMR ने कहा कि राष्ट्रीय कैंसर रजिस्टर कार्यक्रम रिपोर्ट 2020 में दिया गया यह अनुमान 28 जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री से मिली सूचना पर आधारित है। इसने कहा कि इसके अलावा 58 अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्री ने भी आंकड़ा दिया है। बयान में कहा गया है कि महिलाओं में छाती के कैंसर के मामले 2 लाख, गर्भाशय के कैंसर 0.75 लाख, महिलाओं और पुरुषों में आंत के 2.7 लाख मामले रहने का अनुमान है। इसके अलावा पुरुषों में फेफड़े, मुंह, पेट जैसे कैंसर रोग होने की संभावना है। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। सुशांत सिंह राजपूत केस में CBI करेगी जांच। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब CBI करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को करने के लिए कहा। साथ ही मुंबई पुलिस को तमाम दस्तावेज CBI को सौंपने के आदेश दिए। कोर्ट ने आगे कहा कि बिहार सरकार को इस मामले की जांच CBI को रेफर करने का अधिकार है। CBI चाहे तो नया मुकदमा दर्ज कर सकती है। सुशांत के पिता KK सिंह ने रिया के खिलाफ बिहार में केस दर्ज कराया था। इसे मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए अभिनेत्री ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने पिछले मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। सीनियर वकील मनिंदर ने बिहार सरकार की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी महाराष्ट्र सरकार, श्याम दीवान रिया की तरफ से और विकास सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की ओर से पैरवी की। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन पर लेटेस्ट अपडेट। सब कुछ रहा ठीक तो इस साल के अंत तक मिलेगी खुशखबरी। दुनिया में गहराए कोरोना संकट के बीच रूस ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन का ऐलान कर दिया। हालांकि इस वैक्सीन पर कई आशंकाएं और सवाल हैं, जिस कारण लोग आश्वस्त नहीं हैं। भारत में भी वैक्सीन की प्रगति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसमें सफलता मिलने के कुछ समय बाद वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस वर्ष के अंत तक भारत में भी कोरोना वैक्सीन लोगों को मिलने लगेगा। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एस्ट्राजेनेका कंपनी के सहयोग से तैयार वैक्सीन का पहले और दूसरे चरण का ट्रायल सफल रहा है। अब इस वैक्सीन का तीसरे और अंतिम चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इस वैक्सीन को साझेदार जो इसका उत्पादन करेगी। सूत्रों के हवाले से लिखा कि 2 और स्थानीय वैक्सीन पर भी काम चल रहा है जो ह्यूमन ट्रायल तक पहुंच गए हैं। अगर सरकार इन्हें भी मंजूरी देती है तो यह भी प्रयोग के लिए जल्द ही उत्पादित होगा।